सो वांट ऑफ फैक्टर रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस है वो हमने कर लिए। अब हम चलते हैं एडवांस्ड प्रॉब्लम के पास जो वांट ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमें पता है जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, तो वो भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी, तो सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो वांट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जितना आई ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? ज्यादा पार्टिकल्स छूटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा आई होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसको रिवर्स करने के लिए। बट जितना आई ज्यादा होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। सुनना ध्यान से, जितना डेल्टा टी एफ होता क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो जितना डिप्रेशन ज्यादा होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कि मान लो 2-3 अलग अलग सॉल्ट दे दिए, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाएगा बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। तो ध्यान रखना, जिसका आई ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पाई हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। वो आई के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये 2 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के मैंने दिए हैं, ये कराता हूं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, मजा आने वाला है आपको बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल जो आई क्या होता है वो तो हम लिख चुके, बट एसोसिएशन के लिए या डिसोसिएशन के लिए हम डायरेक्टली रिलेशन भी ना आई का यूज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं एसोसिएशन की। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से कोई एक इक्वेशन है, मतलब कोई भी एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है ए, जो मुझे नहीं पता एनमराइज हो रहा है, 2 होगा तो डाइमराइज, 3 होगा ट्राइमराइज। तो मुझे पता है कि n मोल से इसका एक कंप्लीट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले ये 1 था, ये 0, 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या आएगा, देखो ध्यान से, n मोल से 1 मोल बनता है तो अल्फा मोल से कितना बनेगा, अल्फा बाय n। तो I क्या आ जाएगा, अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखूं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n डिवाइड बाय 1, है ना, वही इन दोनों का सम कर दिया, इन दोनों का सम और डिवाइड में लिखा, तो देखो क्या आ गया, ये आ गया 1। अब मैं इसमें से अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो जब मैं यहां से अल्फा कॉमन लूंगा तो क्या आ गया 1 प्लस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 1 बाय एन माइनस 1। ये आ गया ना 1 बाय एन, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 बाय एन, यहाँ पे क्या आया -1। तो आई क्या आ गया मेरे पास, आई आ गया 1 प्लस अल्फा 1 बाय एन माइनस 1। तो अगर मैं अल्फा यहां से निकालूं तो अल्फा कितना आ जाएगा, देखिए, तो मुझे पता है ये i माइनस 1 हो गया, i माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय n माइनस 1। यहां से मैं अल्फा की जो वैल्यू है वो निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर अल्फा गिवन होगा तो i निकाल लूंगा ऐसे, अगर i गिवन होगा तो मैं अल्फा निकाल लूंगा यहां से डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, वो ये भी ध्यान रखिएगा। n मतलब बता दे डाइमराइज है, ट्राइमराइज है, तो क्या हो रहा है। तो ये बात थी एसोसिएशन की। अब अगर हम बात करें डिसोसिएशन की, तो देखिए डिसोसिएशन वाला पार्ट हमें ज्यादा आसानी से समझ में आता है कि कोई भी एक ए था, वो क्या हुआ n में ऐसे टूट गया, है ना। तो ये 1 था, ये 0, 1 माइनस अल्फा, ये क्या बन गया अन अल्फा। तो आई क्या आ जाएगा 1 प्लस में, देखो मैं ना आपको डायरेक्टली वही करके दिखा रहा हूँ, n माइनस 1 अल्फा, आई डायरेक्टली यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा क्या आ जाएगा, i माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। यहां से अल्फा डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप, अगर आपको दे रखा हो तो। ठीक है, तो ये थे इनके जनरल एक्सप्रेशन डिसोसिएशन के लिए आई का और अल्फा का, और एसोसिएशन के लिए आई का और अल्फा का। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की भी डोंट वरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पहले ये जो 2 क्वेश्चंस हैं हम वो चेक करते हैं।
देखिए, अगर आपको कोई भी आयनिक कंपाउंड गिवन है, जैसे NaCl गिवन है, CaCl2 गिवन है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, बट कई बार क्वेश्चंस में ऐसी कंडीशंस दी होती है जब ये 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, कुछ ही परसेंट डिसोसिएट होते हैं। तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहा है इफ RLBP क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कह रहा है इफ relative lowering of vapor pressure for a solution containing 2 mole of NaCl in 3 mole of water is 0.4, then calculate I. तो relative lowering of vapor pressure that is delta P upon P1 naught मुझे पता है, I N2 upon N1 plus I N2, ये फॉर्मूला लिखवाया था। देखो बच्चे अगर गलती क्या करते हैं, इस I को भूल जाते हैं, तो इसलिए पूरा का पूरा आंसर जो है उनका गलत आ जाता है। relative lowering of vapor pressure की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 0.4। आई मुझे कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 2, N1 कितना है, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, 3 + 2I। सो अब मैं यहां पे सॉल्व करूं तो 3 × 0.4 क्या हो गया, 1.2 + 0.8I = 2I। तो ये माइनस करेंगे, 1.2I बन गया, I क्या आ गया, 1। I क्या आ रहा है, 1। NaCl मुझे पता है कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ऐसे टूटता है। I होता क्या है, 1 0 0 है ना, 1 - अल्फा अल्फा अल्फा, ऐसे। तो I क्या होता है, 1 + अल्फा के इक्वल है। I अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब, सॉरी देखो ना, 1 - अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा, तो यहाँ से I कितना आ रहा है मेरा, 1 + अल्फा, तो यहाँ से अल्फा क्या हो गया, बेसिकली 0। इसका मतलब क्या हुआ, देख रहे हो कितनी कमाल की इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। अल्फा क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब जो मेरा NaCl है वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा। अगर डिसोसिएट होता तो प्रॉपर्टी मुझे ये वाली ऑब्जर्व नहीं होती। आई नो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा सुनने में, बट ऑफ कोर्स हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको वैसे इमोशनल होके मत टेंशन लीजिएगा इसकी। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 50 हमारे पास 3 मोल वाटर के हैं, मतलब 54 ग्राम वाटर में आप 110 ग्राम NaCl डिजोल्व नहीं कर सकते। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, वो तो पूछ सकते हैं ना आपसे एग्जाम्स, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, अल्फा 0 मतलब NaCl डिसोसिएट ही नहीं हो रहा। अगर अल्फा मेरा 0.1 0.2 0.3 ऐसा आता, मतलब 10% 20% 30% ऐसा कुछ मेरा NaCl डिसोसिएट हो रहा है। तो ऐसे करके आप I निकाल सकते हैं इस वे में। एक और क्वेश्चन के पास हम चलते हैं। कहता है इफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50% एसोसिएटेड 50% डिसोसिएटेड। अब ये कारनामा कैसे हुआ वो आपकी हेडेक नहीं है। मान लीजिए हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कुछ हिस्सा डिसोसिएट हो रहा है, कुछ हिस्सा एसोसिएट हो रहा है, तब I कितना होगा, कैसे निकाले? तो दो तरीके हैं करने के, मैं आपको पहले सिंपल वाला तरीका है वो दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल था, उसका 50% मान लीजिए डिसोसिएट हो रहा है। 1 का 50% क्या होगा, 0.5 डिसोसिएशन। अब देखो थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में हमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, ये नहीं बताया कि वो कंपाउंड है क्या, ठीक है। कंपाउंड मैं मान लेता हूं इफ एन इलेक्ट्रोलाइट, या इफ एसिटिक एसिड बोल देता हूं मैं, क्योंकि अभी बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। मान के चलो एक और सिंपल क्वेश्चन दिया, इफ एसिटिक एसिड इज 50% डिसोसिएटेड एंड 50% एसोसिएटेड, I की वैल्यू बताओ, ठीक है। क्वेश्चन मैंने चेंज किया, एसिटिक एसिड लिखा इलेक्ट्रोलाइट की जगह। तो मान लीजिए 50% वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, और 50% क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो 1 का 50% कितना होता है, 0.5, ये भी कितना होता है, 0.5। इसको डिसोसिएट कराना है, इसको एसोसिएट कराना है। सो मुझे पता है एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है, एसिटिक एसिड ऐसे डिसोसिएट होता है, CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। और कैसे ये एसोसिएट होता है, तो ये डाइमर बना के एसोसिएट होता है, OH ट्वाइस। मतलब अगर एज्यूम करो कि ये जो 0.5 मोल्स है ये कंप्लीटली, देखो 50% मतलब अब ये पूरे का पूरा डिसोसिएट होगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं, इसमें ये ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता।
ये जो 0.5 है ना, इसका मतलब ये 100%, इसका टोटल जितना भी था उसका 50% ऐसा है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ और उसका 50% ऐसा है जो कंप्लीटली एसोसिएट हुआ। मतलब ये वाला हिस्सा कंप्लीटली एसोसिएट हो जाता है, ये वाला हिस्सा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब देखो 1 मोल से मुझे 2 मोल मिलते हैं, तो 0.5 से कितना मिलेगा, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, यस और नो। अब यहां पर देखो मुझे पता है 2 मोल से 1 मिलता है, 1 से आधा मिलेगा, 0.5 से कितना मिलेगा, आधा हो जाएगा ना, 0.25। टोटल कितने अब मेरे पास मिल रहे हैं, 1 है प्लस में 0.25। इनिशियली मेरे पास कितना था, 1 था, आई कितना आ गया, 1.25। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, मैंने यहां पर क्या किया, अगर आपको कोई भी कंपाउंड बता दे कि वो एसोसिएट भी हो रहा है डिसोसिएट भी हो रहा है, तो जितनी भी परसेंटेज आपको बताई हुई है ना एसोसिएशन या डिसोसिएशन के लिए, वो मान के चला वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट या एसोसिएट हो रही है। वहां पे हम ये अल्फा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, वहां का तो अल्फा मुझे पता है 100% ही है, कंप्लीटली रिएक्टेंट खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, टोटल 1 मोल था, 0.5 डिसोसिएट हुआ, 0.5 एसोसिएट हुआ। जो डिसोसिएट होता है 1 से 2 बनाता है, तो 0.5 से 1 बना लेगा। जो एसोसिएट होता है वो 2 से 1 बनाता है, तो 0.5 से वो 0.25 बनाएगा। तो आई कितना आ गया मेरे पास, 1 प्लस 0.25 टोटल बाद वाला, और पहले वाला कितना था 1, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 1.25। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अब हम इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि अ कंपाउंड इज 30% ट्राइमराइज, है ना, ट्राइमराइज हो रहा है एंड 50% डिसोसिएट हो रहा है 2 पार्ट में। फिर हमसे कह रहा है कि आई की वैल्यू कितनी है ये बताओ। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें 50-50% दोनों चीजें हो रही थी, यहाँ पे क्या कह रहा है, 30% ट्राइमराइज हो रहा है, 50% डिसोसिएट हो रहा है। तो क्या या कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पीछे वाला क्वेश्चन जो था क्लियर हो गया हो तो ये आप खुद ट्राई करिए, नहीं हुआ हो तो बड़े प्यार से अभी क्लियर होने वाला है। सो 30%, मान लिया पहले 1 मेरे पास मोल था, तो 0.3 ये हो रहा है एसोसिएट, 0.5 क्या हो रहा है डिसोसिएट, और 0.2 को कुछ भी नहीं हो रहा है ना। 30% डिसोसिएट एसोसिएट है, 50% डिसोसिएट है, मतलब 0.2 को कुछ नहीं हो रहा। अब ये जो 0.3 है ये ट्राइमराइज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइमराइज? ट्राइमराइज का मतलब होता है जब 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो 3 से जब 1 बनता है तो 0.3 से कितना बनेगा ट्राइमराइज होने के बाद, 0.1। कह रहा है 50% डिसोसिएट हो रहा है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। मुझे पता है अगर एक जो है वो 2 पार्ट में टूटता है तो 0.5 कितने पार्ट में टूटेगा, 1। ये डिसोसिएट होने की बात है। और इस 0.2 को कुछ नहीं हो रहा तो ये 0.2 तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा। अब अगर मैं i की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, 0.1 प्लस 1 प्लस 0.2 विच इज इक्वल्स टू 1.3। इनिशियली 1 था तो वो डिवाइड बाय 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी डाउट आ रहा है, इसका मतलब आप ना समझ नहीं रहे पुराने 2 क्वेश्चंस को। अगर आप क्लियर हो गया तो कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पहले से और लिखे हुए हैं। आपकी श्रद्धा है सर, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं बिना मेरे अटेम्प्ट करे तो कर लो। अगर चाहते हो कि मैं पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं या 1 बाय 1 आप करो तो वो बेटर रहेगा। तो एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि पहले आप समझ लो कि जो ब्रैकेट लगे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। जब किसी भी कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट्स लग जाए तो समझ जाना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलके बना हुआ है। एक चैप्टर भी पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, बट अभी उतना डिटेल में नहीं जाना। तो एक बात ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिखे ना तो क्या ध्यान रखेंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की चीजें हैं ना सिर्फ वही वाटर में डिसोसिएट होंगी, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट ही आयोनाइज होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आयोनाइज नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध कर याद कर लीजिए, समझ लीजिए।
मतलब इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो मुझे पता है ये 4 पोटेशियम जो है अलग हो जाएंगे, एक के अनायन अलग हो जाएगा, मुझे 5 डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे, 4 पॉजिटिव वाले और एक नेगेटिव वाला। फिर बताता हूं, यहां पे देखो, इसको पानी में डालूंगा मुझे 4 क्लोराइड आयन मिलेंगे, एक ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलेगा। इसको जब मैं पानी में डालूंगा 3 क्लोराइड, देखो ये अंदर का क्लोरीन नहीं डिसोसिएट हो रहा, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, इसको डिसोसिएट करने पे मुझे 4 पार्ट मिलेंगे। इसको डिसोसिएट करूंगा, एक क्लोराइड आयन अनायन वाला और एक ये आपका कटायन कॉम्प्लेक्स वाला, 2 मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट का या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन के पास चलते हैं। कहता है कि 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6 है विल हैव सेम फ्रीजिंग पॉइंट एज 0.1 मोलर। हमें पता है डेल्टा TF क्या होता है, I इंटू KF इंटू M। मुझे पता है कि मोलैरिटी को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सॉल्यूशंस आर डाइल्यूट ओनली। तो मुझे पता है KF तो सबके लिए सेम आएगा, तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है मेन कौन डिसाइड करता है, I इंटू कंसंट्रेशन वाली वैल्यू है। अगर दो सॉल्ट की I इंटू कंसंट्रेशन वाली वैल्यू सेम है ना, तो पक्का डेल्टा TF या डेल्टा TB वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों? अरे सॉल्वेंट KF तो एक ही बात, KF तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट तो की तो कंसंट्रेशन और I की वैल्यू अलग होती है। तो अगर किन्हीं भी दो सॉल्ट की I इंटू कंसंट्रेशन वाली वैल्यू सेम होगी तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वो दोनों सेम डेल्टा TF या सेम डेल्टा TB वाली वैल्यू शो करेंगे। तो इसने बताया 0.1 मोलर है और ये है। अब 0.1 मोलर मतलब कंसंट्रेशन तो 0.1 आ गई और I कितना है, जितने पार्ट्स में टूटेगा वो उसका I होता है। 2 पार्ट में कोई चीज टूटे तो I 2, कुछ मेंशन नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट एज्यूम करो सारे के सारे 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं होगा, हमेशा 100% डिसोसिएट हो रहे हैं ये एज्यूम करना। वैसे जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो वो ब्रैकेट में लिखते हैं कि एज्यूमिंग ऑल द कंपाउंड्स आयोनाइज कंप्लीटली। ठीक है, तो अब मुझे पता है जब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो ये 5 आयंस प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि अभी बताया। तो I कितना है 5 और इनटू कंसंट्रेशन, मतलब मुझे देखना है 0.5 वैल्यू और किस में आ रही है। जब ये डिसोसिएट होगा, एक आयरन 2+ और एक सल्फेट 2 पार्ट्स में डिसोसिएट। देखो कंसंट्रेशन तो यहां भी 0.1 है, तो कंसंट्रेशन तो मुझे पता है सेम ही है। अब मुझे पता करना है इनमें से किसके I की वैल्यू 5 है। FeSO4 के I की वैल्यू कितनी आ रही है 2, क्योंकि ये Fe2+ और सल्फेट आयन में टूटेगा। AlCl3 टूटेगा एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन में, 3 क्लोराइड है 1 एल्यूमिनियम है, इसके I की वैल्यू क्या है 4। K3PO4 है, 3 पोटेशियम मिलेगा 1 फॉस्फेट मिलेगा, I की वैल्यू क्या है 4। एल्यूमिनियम सल्फेट 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, I की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। सेकंड क्वेश्चन कराता हूं, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन कराने के बाद भी समझ में ना आए तो मुझे या तो अभी या तो पूरी वीडियो, थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, ये देखने के बाद कॉल जरूर करना और पूछना कि सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, आई विल एक्सप्लेन, बट इग्नोर नहीं करना इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10⁻³ मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ, ये कंपाउंड है PTN। देखो यहाँ कुछ ब्रैकेट नहीं लगे, मतलब हमें नहीं पता क्या होगा, कितने बाहर है कितने नहीं है। इन वाटर शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF बता दिया, डेल्टा TF कितना बताया 0.00504, और हमें कंसंट्रेशन बता दी। मुझे पता है डेल्टा TF क्या होता है, ये रहा डेल्टा TF होता है I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी की मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये 0.00504 है ना, एक काम करता हूँ, सॉरी 504 नहीं 54 होनी चाहिए, बेटर है 504 को आप 54 लिख दीजिएगा, ये इतनी है। अब ये किसके इक्वल होता है, I इंटू KF इंटू M। M कितना है 10⁻³ दे रखा है ना मोलैरिटी। मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए 1.86 की जगह 1.8 लिख लेता हूँ। क्यों भाई ऐसा क्यों,
अरे 18 इंटू 354 ना डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, इस वजह से लिख लिया। तो क्या करने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, 54 इंटू 10 की पावर -4 आई 18 कर देता हूँ 10 की पावर -4। क्लियर। तो यहाँ पे 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसल, 18 इंटू 3 आई कितना आ गया, आई आ गया मेरा 3। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया है वैसे भी, तो आई 3 आ गया। मतलब ये जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये टूटने पे 3 पार्ट्स प्रोवाइड करता है। अब मुझे पता लगाना है कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा इन चारों में से। जो 3 पार्ट्स प्रोवाइड करेगा वही मेरा आंसर होगा। मैं 1 बाय 1 चेक करता हूं। जब ये टूटेगा मुझे पता है 4 क्लोराइड आयन बाहर निकलेंगे, एक ये कितने पार्ट में टूट रहा है, 5। हमें कितने चाहिए, 3। इसको देखते हैं, 3 क्लोराइड, एक ये कितने पार्ट में टूट रहा है, 4। एक क्लोराइड, एक ये कॉम्प्लेक्स कितने पार्ट में टूट रहा है, 2 क्लोराइड, एक ये कितने पार्ट्स में टूट रहा है, 3। इट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला होगा कंपाउंड का वो क्या होगा, ये होगा 2 क्लोरीन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आप खुशी से करोगे तो मजा, सीरियसली मुझे पता है बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ये पहले ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको कुछ बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी, सिंपल आपका जो दिमाग है वो यूज करना है, और इंटरेस्टिंग जेई पॉइंट ऑफ व्यू वाले ये क्वेश्चंस हैं बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इक्विमोलर सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर। करिए जी ट्राई, खुद से करो, पॉज करो वीडियो, आगे नहीं कंटिन्यू करना। हाईएस्ट वेपर प्रेशर पूछ रहा है, ध्यान रखना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं पूछा कि आप बोल दो कि आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, आई कितना होगा 1। NaCl अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो, बाय डिफॉल्ट कंप्लीटली मानेंगे, आई कितना है 2, आई कितना है 3, आई कितना है 5। 5 पार्ट में टूट रहा है, 3 में 2 में नहीं टूटता। तो आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं पूछा कि सर सबसे ज्यादा ये डिसोसिएट होगा, सबसे ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसकी आएगी। ये बात सही है, सबसे ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग ये करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा उसका होगा जिसमें सबसे कम लोअरिंग आई होगी। सबसे कम लोअरिंग किसमें आई होगी, जिसका आई सबसे कम होगा। सबसे कम आई किसका है, इस ग्लूकोज का। तो आंसर क्या हो गया, ग्लूकोज। इक्विमोलर था इसीलिए मैंने इस कंसंट्रेशन को इग्नोर किया, सिर्फ आई पे फोकस किया। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब हमें कंसंट्रेशन आई दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर पता करना होता है। अगर मैं पूछता यही सेम क्वेश्चन को मैं चेंज करके वेपर प्रेशर की जगह मैं बॉइलिंग पॉइंट बोल दूं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मुझे पता है जितना आई ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो तब आंसर मेरा 4th ऑप्शन हो जाता। सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, तभी भी आंसर 4th ऑप्शन हो जाता। ये पूछता हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम कौन कर देगा, ये कर देगा। तो सबसे ज्यादा कम कौन करेगा फ्रीजिंग पॉइंट को, ये करेगा, उससे फिर और ये तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा। इसका मतलब लीस्ट डिप्रेशन आएगा ग्लूकोज के केस में, इक्विमोलर हुआ तो अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर या फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो आंसर आएगा 1st ऑप्शन। बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर होगा या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, तब आंसर हमारा 4th ऑप्शन आ जाएगा। तो देख रहे हो, एक क्वेश्चन के थ्रू ही 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। चलिए लास्ट क्वेश्चन के पास हम चलते हैं इस चैप्टर के। अभी कह रहा था रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर है 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम सुक्रोज। कह रहा है सेम कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, टेम्परेचर सेम है 273 पे, 10 ग्राम ग्लूकोज लिया, 10 ग्राम यूरिया ली, 10 ग्राम सुक्रोज लिया, 250 ml सेम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। अब ये पूछ रहा है भाई बताओ कि सबसे ज्यादा या इन ऑस्मोटिक प्रेशर्स है ना, इनका रिलेशन क्या होगा, है ना, रिलेशनशिप पूछ रहा है ये तीन के तीनों प्रेशर्स में। अब क्या
ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट होता है? डिसॉल्व तो होता है ऑब्वियसली, क्या डिसोसिएट होता है? आंसर इज नो। आई वाली वैल्यूज को इग्नोर कर दीजिए। सिंपल देखो, मुझे पता है पाई क्या है, CRT, क्योंकि आई तो सबका 1 है। सी क्या होता है? नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का वॉल्यूम, आर और टी। तो आर और टी तो सबका सेम है, वॉल्यूम भी सबका सेम है, सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल हो गया? अगर हम क्या बात यहाँ पे देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कौन शो करेगा? जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? पहले के क्वेश्चंस में देख चुके हैं, 180। सुक्रोज का कितना होता है? 342। यूरिया क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया इज NH2CONH2। कितना मास आता है? देखो, 2 नाइट्रोजन 28, 4 हाइड्रोजन प्लस 4, 1 कार्बन प्लस 12, 1 ऑक्सीजन 16, 16 प्लस 4 20, 28 प्लस ये 40, कितना आ गया? 60 आ गया। तो यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60। तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका? सुक्रोज का। तो सबसे कम प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा होगा? सुक्रोज। तो P3 सबसे कम। उससे कम मोलर मास किसका? ग्लूकोज का। और सबसे कम मोलर मास किसका? यूरिया का। इसीलिए हाईएस्ट वेपर प्रेशर, या सॉरी हाईएस्ट वेपर प्रेशर भी बोल सकता हूँ, यस, एंड हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकता हूँ, वो किसका होगा? यूरिया का होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है आपको। नेक्स्ट आपकी डीपीपी जो है, प्रैक्टिस शीट जो है, वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। पुरानी कंप्लीट करने के बाद जितनी भी असाइनमेंट्स आपको मिले थे तब ये हो जाएंगे अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट था आज का ये लेक्चर। फिर अगली क्लास में जो भी डाउट्स अगर आपको आए तो उन्हें क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स।